जामा मस्जिद के इस खूबसूरत कॉम्प्लेक्स इस परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं और आखिरी जो अशरा कहा जाता है यानी कि आखिरी हफ्ता है रमज़ान का। ये एक हमारा सौभाग्य ही है कि हमें ये मौका मिला है कि जामा मस्जिद की छत पर बैठकर यहाँ पर हमने रोज़ा अफ्तार किया है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो द वायर के दर्शक भी हैं, उन्होंने ये एक्सक्लूसिव एक्सेस हमें दिया कि हम यहाँ जामा मस्जिद की छत पर अलग से बैठकर इसका एक तरह से आनंद ले सकें, या मैं कहूँ कि इस तजुर्बे को हम महसूस कर सकें। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर आपको ले आया है इस हसीन कॉम्प्लेक्स, इस परिसर में। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सी जगह है। ये है दिल्ली की जामा मस्जिद, जो कि पूरे न सिर्फ कि भारत बल्कि पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी मस्जिदें हैं उनमें से एक है। रमज़ान का महीना चल रहा है, आखिरी हफ्ता है ये, इसे आखिरी अशरा भी कहा जाता है। द वायर आपको लेकर आया है इस जगह का इतिहास आपको दिखाने के लिए। इतिहास के साथ साथ आपने भूगोल तो देखा ही, लेकिन आपको बताएंगे कि सामाजिक महत्व क्या है इस जगह का। शाहजहां की बनाई हुई ये खूबसूरत जो जामा मस्जिद है, इसका इतिहास क्या बताता है। जामा मस्जिद की गलियों में भी आपको हम लेके चलेंगे, अलग अलग जगहों पर। वादा हम आपसे ये कर रहे हैं कि अलग अलग जो गलियां हैं, नुक्कड़ हैं, चौराहे हैं, उनमें अलग अलग तरीके से जो रेस्टोरेंट्स हैं, खाने की दुकानें हैं, होटल्स हैं, वहाँ का भी इतिहास बताने की आपको कोशिश करेंगे। इस तरह के लोग हमने आपके लिए जुटाए हैं जो यहीं रहते हैं, यहीं बसे हुए हैं पिछले कई दशकों से, और इलाके के इतिहास को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये सब अगर काफ़ी नहीं है तो उसके बाद द वायर के ही चाहने वालों ने, द वायर के दर्शकों ने इंतज़ाम किया है हमारी टीम के लिए, एक दस्तरखान सजाया है। बहुत पुराना घर है यहाँ, पुरानी दिल्ली के जो घर हुआ करते हैं वहाँ हम आपको लेके चलेंगे, और वहाँ पर दस्तरखान यानी जो अलग अलग तरीके के जो व्यंजन हैं पुरानी दिल्ली से जुड़े हुए, वो भी आपको दिखाएंगे। खिलाएंगे तो नहीं कम से कम, लेकिन दिखाएंगे, ताकि अगली बार जब आप यहाँ आएँ तो ज़रूर देखें कि जामा मस्जिद के मायने क्या हैं। और इस सब के अलावा ये ज़रूर वादा है मेरा कि मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगी कि आज के जो बदलता हुआ माहौल है, जो नफ़रत भरा पूरा माहौल है, ऐसे में जामा मस्जिद के मायने क्या हैं। ऐसे में रमज़ान के महीने में द वायर की टीम जब जामा मस्जिद आती है तो ज़रूर हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो हिंदू मुस्लिम जो सौहार्द, सांप्रदायिक जो सौहार्द की एक प्रतिमूर्ति रही है ये जगह, क्यों बदलते वक्त के साथ साथ मुग़लों के नाम पर जो सियासत हो रही है, क्या जामा मस्जिद अब अप्रैल के महीने में 2022 में उस पॉलिटिक्स को जो मुग़लों के नाम पे हो रही है, जिस तरह से उनका डिमोनाइजेशन हो रहा है, क्या उसको काउंटर कर पाएगी। हमारी इनोवेशन यही है कि जब हमने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था तब मेरे बड़े भाई हैं, वो थोड़ा स्ट्रगल फर्स्ट बिज़नेस में होता ही है। तो जब ऐसा कुछ उनके मुंह से ही बात निकली थी कि यार अब चला दे होटल, तो उन्होंने बोला था कि पहले यही नाम अपना रख देते हैं होटल का, रेस्टोरेंट का। तो हमने यही नाम रख दिया। उसके बाद हमने ये रजिस्टर्ड भी करा लिया है। अब उसके बाद या अल्लाह भी है, फिर उसके बाद यार अब और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नाम। लेकिन हमारी इनोवेशन तो ये बाई चांस ऐसे ही निकली है नाम की। उसके बाद से फ़र्क हुआ आपके कारोबार में, बेहतर चला होटल? जी ज़रूर। अब ऊपर वाले का नाम को अगर अपने किसी भी काम में हम शरीक करेंगे तो ऊपर वाला साथ देगा ही। हमारी मिठाई में ख़ास बात यह है कि उसमें एक तो देसी घी की होती हैं, सेकेंडली वो एक पायनियर स्वीट्स होती हैं।
जो एक तरह का ओल्ड दिल्ली का हेरिटेज के साथ आप कह सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल स्वीट्स है। यानी आप कह रहे हैं कि पुरानी दिल्ली की विरासत के साथ आपकी मिठाई जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल मिली हुई है। हमारी दुकान अराउंड 83 ईयर्स ओल्ड हो गई है, अब 1939 से है एंड इट बिन 2022। तो 83 साल में बहुत सारे अप डाउन्स आए, चेंजेस आए मिठाई को लेके, बहुत सारे उसके अंदर रिफॉर्म्स आए, तो वो सब हमारी मिठाई में आपको नज़र आएंगे। आप जब मिठाई बेचते हैं तो आप क्या कहते हैं, नई मिठाई है पुरानी मिठाई है? हम बताते हैं पुरानी मिठाई है। अगर आप पुरानी दिल्ली में आ रहे हैं तो आप पुरानी चीज़ ढूंढते हुए आते हैं, और जैसे कि आपको यहाँ पर सब चीज़ें पुरानी मिलेंगी, नई टेक्निक है लेकिन चीज़ पुरानी है, तो इट्स अ कॉम्बो वी कैन से दो चीज़ों का। तो पुरानी मिठाई है और नई टेक्निक है उसको बनाने की। बता रहे हैं 80 साल से ज़्यादा पुरानी दुकान है, माहौल में क्या फ़र्क आया पिछले कुछ सालों में? पिछले कुछ साल में माहौल में काफ़ी फ़र्क आ गया है। और जब से मैं होश संभाला है तो मैंने देखा कि भीड़ एक तो बड़ी है, और जहाँ तक लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में मैंने ये देखा कि लोगों के डिफरेंसेस ख़त्म हो गए हैं। आई वंडर कि यहाँ कौन लोग हैं जो आते हैं, इतनी खुश मिजाजी से आते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब एकदम माशाल्लाह मिलजुल के हम लोग साथ में इफ्तार भी करते हैं। और मुसलसल हमारे यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर रेगुलर इफ्तार पार्टी होती है, डेली ऑलमोस्ट डेली होती है। कोई ना कोई हमारे मेहमान आते हैं, हम उनको साथ इन्वाइट करते हैं और इफ्तार के लिए। जो पुरानी दिल्ली है ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए भी जानी जाती रही है हमेशा, लेकिन यहाँ पर लोगों ने फ़र्क भी पैदा करने की कोशिश की। आपने महसूस किया इसको? जी थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करी है, लेकिन उस हद तक नहीं हो पाई है जैसे कि लोगों ने कोशिश करी है। यहाँ पर आज भी एक्चुअली क्या है, अगर आपको किसी को जानना है तो आपको उससे मिलना पड़ेगा। यहाँ पर लोग बरसों से एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमारी गली में हाफ ऑफ देम आर हिंदूज एंड हाफ आर मुस्लिम। हम लोग इस तरीके से मिलते हैं, यू कैन नॉट फिगर आउट कि कौन सा हिंदू है कौन मुसलमान है। ये हमारा गली हमारी चितलगी चूड़ीवाला चावड़ी बाज़ार में पड़ती है। इट्स अ सेंट्रल गली बीच में पड़ती है, तो हिंदू मुसलमान की मिक्स आबादी है। आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है। तो जो लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस नहीं आते हैं। डिफरेंसेस उस सोसाइटी में आते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और सोशल मीडिया के जरिए ही उनको नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें पता लगती हैं। और सोशल मीडिया पर आज के टाइम में नेगेटिव ज़्यादा है और पॉजिटिव कम है, आपको पता ही है। बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेहतरी हो माहौल में तो क्या होना चाहिए? अगर कुछ बेहतरी करनी है तो हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, और लोगों को बुलाना पड़ेगा अपने आप को बताने के लिए कि हम क्या हैं, बीइंग अ मुस्लिम व्हाट वी आर, हमारी ट्रेडिशन क्या है, हमारी मस्जिद क्या कहती है, हमारा रोज़ा क्या कहता है, हमारी नमाज क्या कहती है। दिस थिंग वी हैव टू टेल अदर्स एंड दिस इज़ व्हाट इस्लाम इज़। हमें अच्छे अखलाक से, अच्छे मोहब्बत से लोगों को बुलाना है। वी हैव टू इन्वाइट अदर्स ऑल्सो, चाहे वो खाने की दावत हो या किसी भी चीज़ की दावत हो। ये हमें ही शुरुआत करनी पड़ेगी वी एज अ मुस्लिम। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सामने वाला कदम उठाए, हमें खुद ही चल के आना पड़ेगा। जी हाँ, तो नफ़रत भरे इस माहौल में मोहब्बत का शरबत यहाँ पे बट रहा है, और मुझे लगता है कि इस मोहब्बत के शरबत से बहुत सारी जो नफ़रत है वो बाहर निकल सकती है इस शरबत को पी के, और इसलिए हम आपको यहाँ लेकर आए हैं कि मोहब्बत का शरबत यहाँ बट रहा है। दामिनी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। दामिनी और मैं यहाँ पर पुरानी दिल्ली में हम तलाश करने आए हैं जो जड़ें हैं यहाँ पर, ख़ासकर हिंदू मुस्लिम रिश्तों की, जामा मस्जिद की कहानी, और इसके अलावा आपने चूँकि हमारा चांदनी चौक का कार्यक्रम बहुत पसंद किया था और बहुत लोगों की फरमाइश आई थी कि दामिनी और मैं फिर यहाँ पर आए पुरानी दिल्ली में एक जगह। दामिनी, अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तक गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर हमने मोहब्बत के घूंट बचपन से पिए थे, शायद माँ के दूध के साथ हमने वही पिया था। और इन पुरानी गलियों में, पुरानी दिल्ली की गलियों में रमज़ान जैसे पाक महीने में घूमते हुए मोहब्बत का शरबत भी हमें मिल गया। ठीक है, तो मोहब्बत के शरबत के ही तुम और हम मुरीद रहे हैं आरफा, तो मोहब्बत का शरबत मिल गया है, रमज़ान के महीने में मिला है, जामा मस्जिद की गलियों में मिला है। एक ऐसा महीना रमज़ान का, अप्रैल का तपता हुआ महीना, जब बिना पानी के कोई भी रोज़ा रखना बहुत मुश्किल है। ये माहौल आंखों को कितना सुकून दे रहा है, रूह को कितना ठंडक दे रहा है, ये हम कह के नहीं बता सकते, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और दूसरी बात, शरबत के सामने मुझे इसलिए इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि मैं मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, बाकी अंदाज़ा आप मेरी सेहत से लगा सकते हैं। जी हाँ, और जामा मस्जिद मैं और दामिनी कई साल पहले आ चुके हैं। हम यहाँ अक्सर घूमते हैं, अलग अलग जगहों पर आते हैं। इर्तिज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरी पत्रकारिता में आपने ज़्यादातर राजनीति देखी है, लेकिन पहली बार मैं भी एक सांस्कृतिक एक तरह से एंगल तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। राजनीति से दूर भागने का मेरा लगातार मन बना रहता है, और आज भी मैं कोशिश कर रही हूँ लगातार यहाँ आकर जामा मस्जिद पे कि जितना दूर राजनीति से भागा जा सके वो अच्छा है। इर्तिज़ा कुरैशी हमारे साथ है। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बाज़ार देख रहे हैं आप, तो जब रमज़ान शुरू हुए थे तो शुरू के कुछ दिन नवरात में पड़े थे,
और ये ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स का बाज़ार है। तो हमारे कुछ दोस्त भी हैं यहाँ जिनके रेस्टोरेंट हैं, तो उन्होंने बताया जब नवरात्र चल रहे होते हैं तो उनकी सेल यहाँ पे 70 to 80% डाउन हो जाती है। तो इस वक्त जो आप बाज़ार देख रहे हैं यहाँ पे 70 to 80% गैर मुस्लिम हैं। और आप ये देखिए 2 त्यौहार एक साथ शुरू हुए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक जगह इतनी मारम पीटी हुई। और ये बाज़ार देखें, यहाँ पे रोज़ 70 to 80% गैर मुस्लिम आते हैं और खुशी खुशी यहाँ पे एंजॉय करके चले जाते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप वर्ल्ड इंडेक्स में देखें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में अभी मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट 136 रैंक पे है इंडिया, 136 सबसे नीचे। हंगर इंडेक्स पे 101 पे है। अगर आप सारा हिंदुस्तान छोड़ के सिर्फ इस बाज़ार का सर्वे कर लें तो मुझे लगता है हैप्पीनेस इंडेक्स में आप शक्लें देखें यहाँ नंबर 1 पे आया हुआ होगा, और हंगर इंडेक्स पे तो शायद 1 से भी ऊपर क्रॉस कर जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक छोटा सा बाज़ार कि किस तरह हम पुरानी नफ़रतें जो 2-2 साल पुराने बदले ले रहे हैं, 400 वो भी व्हाट्सएप पे बेस्ड मैसेजेस पे, उन्हें भूल के हम कैसे खुश रह सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है ये पूरा बाज़ार एक। असल हिंदुस्तान है वो इन्हीं ऐसी पेचीदा गलियों में मिलेगा, सत्ता के गलियारों में नहीं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए भी आरफा, जैसे कि आप जानती ही हैं, और हमारी जो कोशिश है कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। और दामिनी जैसे जो डाई हार्ड सेक्युलरिस्ट हैं, उनकी नज़र से भी मैं चाह रही थी कि आप पुरानी दिल्ली को देखें। फरहान बेग साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और ये दोनों लोग, इर्तज़ा कुरैशी और फरहान बेग, ये यहीं के पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं। और ये लोग ये क्लेम करते हैं कि सिर्फ हम ही असली दिल्ली वाले हैं। तो जो असली दिल्ली वाले हैं उनके ज़रिए पुरानी दिल्ली को हम समझ रहे हैं। फरहान साहब ज़ाकिर हुसैन स्कूल में पढ़ाते हैं, इतिहास की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। मुझे इस बाज़ार के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। जब से ये जामा मस्जिद बनी है, या यूँ समझ लीजिए जब से दिल्ली आबाद हुई है, तब से ये बाज़ार आबाद है। इस बाज़ार की एक ख़ास बात ये है कि जो शाहजहाँ का ज़माना था, यानी शाही ज़माना था, उस ज़माने में 2 तरह के बाज़ार कहे जाते थे। एक वो बाज़ार जो शाही बाज़ार हुआ करते थे, यानी जहाँ पर शाही लोग या शाही बेगमात आया जाया करती थी, और कुछ अवाम के बाज़ार हुआ करते थे। तो ये शुरू से ही अवाम के बाज़ार के तौर पर मशहूर है, और आज भी यहाँ पर अवाम ही आती है। और अवाम का मतलब हर तरह की कम्युनिटी के लोग, हर तरह के मानने वाले लोग यहाँ मौजूद होते हैं। और आज भी आप देखेंगे कि 400 साल पुरानी जो तहज़ीबी रिवायत है वो आज भी यहाँ पर कायम है, जिसे हम कहते हैं लिविंग हेरिटेज, लिविंग सिटी। तो वो लिविंग हेरिटेज आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ हर तरह कम्युनिटी के लोग आज भी मौजूद हैं जो उसी ज़माने से थे। और ये ख़ास कर किस गली में हम खड़े हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये गली शाही ज़माने से ही मौजूद है। जामा मस्जिद के जो रास्ता है यहाँ से ये आगे तक जाती है, ये गली शाही ज़माने से। यहाँ पर पहले अवाम के वो लोग भी रहा करते थे, और जो ख़वास के लोग हुआ करते थे, ख़वास के लोग जो बादशाह से ज़माने से ताल्लुक़ रहा करते थे, दरबार से ताल्लुक़ रहा करते थे, वो लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। कई सारे नवाब यहाँ रहा करते थे। मिर्ज़ा गालिब के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, मिर्ज़ा नवाब सदरुद्दीन खां आजुर्दा, मौलवी थे वो, और सदर सुदूर थे, यानी जज भी थे वो। उनकी हवेली यहाँ पर पास में है। यहाँ पर दुजाना हाउस है, एक हवेली थी यहाँ पर, वो है। सैयद रफ़ाई की यहाँ पर मस्जिद है, वो एक नवाब थे। इस तरह आगे तक यहाँ सिवालान तक आप चले जाएँ तो कई सारे नवाबों के यहाँ पर घर मौजूद हैं। आप कह रहे हैं आम लोगों का बाज़ार और ख़ास लोगों का बाज़ार, ये आम लोगों का बाज़ार है। जी, अब ये आम लोगों का बाज़ार है। ख़ास लोगों का बाज़ार कैसे होता है? ख़ास लोगों का बाज़ार उस ज़माने में था जब शाही लोग यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन आज भी जो यहाँ के पुरानी दिल्ली के ख़ास लोग हैं, जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त, इसके पीछे करीम होटल के पीछे, ये यहाँ के ख़वास में शामिल होते हैं। ये आपका कौन सा होटल है? जवाहर होटल, जवाहर, ये यहाँ के ख़वास में शामिल होते हैं। कल्लम स्वीट से हम होकर आए हैं, श्री भवन है आगे, वहाँ से हम होकर आए हैं। इमाम साहब की फैमिली इस बाज़ार में रहा करती है। तो ये यहाँ के अब भी ख़वास हैं। तो इस तरह से ख़वास और अवाम का इम्तिज़ाज है यहाँ पर। तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की बनाया हुआ ये जो शाहकार है जामा मस्जिद, जिसे आप देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों में लगातार जो मोदी काल की देन है वो ये कि सैकड़ों साल से कब्र में दफन मुग़लों को उठाकर उन पर सियासत हो रही है। आज जामा मस्जिद पर हम मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का हम जिक्र करेंगे, उनके नाम पर। उसके अलावा और बाकी जो मुग़ल और गैर मुग़ल जो मुस्लिम शासक रहे हैं, जिस बार बार बताया गया कि उन्होंने जो अत्याचार किया, उन्होंने जिस तरह से परेशान किया लोगों का, उसका बदला आज की यानी 21वीं सदी की जो मुस्लिम पीढ़ी है, जो मुस्लिम आबादी है, उससे लिए जाने की बार बार बात होती है कि जो मुग़लों ने किया उसको आप भुगतिए। मैं नहीं चाहती कि ये बहुत ही हम एक तरह का सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम हम रखना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़रूर कोशिश करेंगे कि इतिहास में थोड़ा सा दाखिल हो और आपको बताएं कि जामा मस्जिद बनने की पूरी कहानी क्या है।
करीम होटल का जिक्र बिना ये पुरानी दिल्ली की बात ख़त्म नहीं हो सकती। यहाँ करीम होटल बहुत पुराना होटल है, वहाँ के जो मालिकान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, दामिनी भी मेरे साथ हैं। और आपको ये सुनकर ये जानकर हैरानी भी होगी, दामिनी वेजिटेरियन है। और पिछली बार कई साल पहले हम जब यहाँ आए थे तो दामिनी ने वेजिटेरियन खाना खाया था। दामिनी, आपने क्या खाया था पिछली बार यहाँ? दाल मखनी और तंदूरी रोटी। और मुझे एक ही दस्तरखान पर बैठकर मुर्ग के सामने बैठकर दाल खाने में कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मरा हुआ मुर्ग उड़ता नहीं है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जलालुद्दीन अकबर है। जैसा आप बता रहे थे कि आप कौन सी जनरेशन है जो ये करीम होटल चला रहे हैं? हम ये 4th जनरेशन है। तो यानी कितना पुराना हुआ ये आपका करीम होटल? ये तकरीबन 113 साल पुराना है। 13 साल पुराना। 1913 में इस्टेब्लिश हुआ था। यानी कि आज़ादी से भी बहुत पहले की कहानी। ये बहुत पहले की। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ईमुद्दीन अहमद है। मैं डायरेक्टर हूँ करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड में। तो आपकी तो बहुत सारी ब्रांचेस भी आप या अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने होटल्स हो गए हैं? अराउंड मतलब 35 से 40 होंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में और फिर बाकी देश के हिस्से में। बाकी और इंडियन में भी है जी। हाँ, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, अभी 21वीं सदी का जो करीम होटल है वो तो दुनिया जानती है, लेकिन जो आप 1913 में जो था होटल, वो किस तरह का हुआ करता था? यहीं पर था? नहीं, वो पहले गली के बाहर सामने एक दुकान है, वहाँ हुआ करता था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी उसके अंदर तरक्की होती गई तो जगह बढ़ाने के लिए फिर वो अंदर आ गए हम। तो ये आपके पीछे जो ये हमारी गद्दी है, ये यहाँ से आके इस्टेब्लिश किया और यहीं से फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये सब एक्सपेंशन हो गई। तो इस करीम होटल ने अपने सामने से गुजरते हुए बरतानवी हुकूमत भी देखी, फिर आज़ादी का स्ट्रगल भी देखा, फिर आज़ादी आ गई, उसके बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने, दूसरे, तीसरे, और फिर संसदें बदलती चली गई। होटल में क्या बदला? देखिए, होटल में तो कोई ख़ास नहीं बदला, बस जो एक्सपेंशन हो गई वो हो गई। कुछ वैरायटी बढ़ गई। पहले 2-3 वैरायटी हुआ करती थी, अब डिमांड के साथ साथ फिर वो आइटम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अभी भी लोगों की डिमांड होती है कि कुछ और नई आइटम बननी चाहिए, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि कुछ उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, नई आइटमों को देखेंगे इंशाल्लाह। पहले कम आइटम हुआ करते थे, अब बड़ा कर दिया आपने। आलू गोश्त सबसे फेमस चीज़ थी हमारी, आलू गोश्त। यानी कि 1913 में अगर करीम होटल फेमस हुआ था तो वो आलू गोश्त की वजह से ही फेमस हुआ था और वो हमारी सिग्नेचर डिश थी। अब आज के दौर में लोग सब्जी मिला के नहीं खाना चाहते गोश्त, मतलब सीधा मटन या चिकन खाना चाहते हैं। आज उनको बोले कि जी भिंडी गोश्त बनाए, आलू गोश्त बना, टमाटर गोश्त बना, वो कहते हैं यार सब्जी खाने हम नहीं आए, हम तो मटन खाने आए। आपका फेवरेट क्या, आप क्या खाते हैं सबसे ज़्यादा? हम तो खैर सब्जी सब कुछ खाते हैं, जो मिक्स आइटम होती हैं सब खाते हैं हम। चाहे भिंडी गोश्त भी बनता है घर पे और टमाटर गोश्त भी बनता है, बैगन गोश्त भी बनता है, सब तरह के बनते हैं और सब खाते हैं। मुझे बताएं कि आपकी 100 साल से ज़्यादा की जो पुरानी हिस्ट्री है, अगर मैं पिछले कुछ सालों का हिसाब आपसे पूछूं तो क्या कोई माहौल बदलते हुए देखा है आपने? यहाँ आसपास इस तरह से लोग आते थे, अब जैसे आते हैं? आपकी होटल की जो पहचान? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिज़नेस से होटल पे तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग जैसे पहले आते थे आज भी वैसे ही आते हैं। उनमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि ये माहौल बदलने से हमारा कुछ बिज़नेस डाउन हुआ हो। हाँ, टीवी पे या बाहर बहुत ज़्यादा उधम मस्ती रहती है। अब अल्लाह बेहतर जाने के वो कितना सही है कि नहीं, लेकिन हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई जैसे माहौल से लगता है कि भाई हमारी सेल डाउन हो गई या ऐसा कुछ हो गया लोग, लेकिन नहीं, जैसे लोग उस टाइम प्यार मोहब्बत से खाने आते थे वो आज भी खाने आते हैं। वो फीलिंग हमें महसूस नहीं होती। एक ख़ास बात यह है कि जो पुराना इंडिया है, नए बदलते हुए भारत के बीच जो पुराना इंडिया है, करीम होटल हमें उसकी याद दिलाता है, 100 साल से पुराना। मुझे बताइए कि ये मीट को लेके लगातार या नॉन वेजिटेरियन खाने को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी होती रहती है, आपको कभी फिक्र होती है इस बात की कि आपका पूरा कारोबार ही मीट के इर्द गिर्द? बेसिकली हमारे जो ग्राहक हैं यहाँ पे खाना खाने आते हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 90% तो नॉन मुस्लिम हजरात आते हैं खाना खाने के लिए। वो इसी विश्वास पर यकीन पे आते हैं जो यहाँ मिलेगा, यहाँ मटन ही मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी होती है इस बात के ऊपर, जिसे कहना चाहिए वो बेखटके होकर यहाँ खाना खाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपीज़ आप देखेंगी वो और जगहों से यूँ फ़र्क होता है क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी के साथ। हमारे ख़ुद की रेसिपीज़ हैं, जैसे हमारा मटन सीख कबाब है, इसके अंदर आप देखें तो 45 मसाले डलते हैं हमारे, जो कि एक तरीके से हर्ब्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारा कबाब आप खाएंगे तो वो अलग ही मुंह में घुल जाता है, उसका अलग ही अरोमा होता है। जैसे हमारे 7-8 डिशेज़ सिग्नेचर डिशेज़ जो कहलाती हैं, जैसे मटन बर्रा हो गया, बिरयानी करी है, चिकन जहांगीरी है, बादाम पसंदा है, ये सब आइटम्स वगैरह हैं कि जो आपको नॉनवेज तो आप हर जगह खा लेंगे, लेकिन जो करीम में लोग खाने आते हैं बेसिकली मटन का जो ज़्यादा फोकस करते हैं कि मटन के लिए करीम ज़्यादा फेमस है। हमारा मटन बर्रा बहुत फेमस है, मटन बिरयानी करी बहुत फेमस है, मटन सीख कबाब तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेमस है।
आपको क्या लगता है कि तोड़ने वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो खाना है वो जोड़ने वाली चीज़ है आपको लगता बेसिकली जो हमारी जगह है, हमें इस बात पे बहुत फ़ख्र है, खुदा का शुक्र एहसान है कि ये यहाँ आपको नेशनल इंटीग्रिटी मिलती है। ये एक ऐसा हमारा काम है, ये लोगों को जोड़ता है। एक ही टेबल पे सब मज़ाहिब के लोग बैठते हैं, साथ बैठ के खाते हैं, एक मोहब्बत और उसका पैगाम जाता है। ये खाना एक ऐसा काम है जो आपका मतलब पेट भी भरता है और दुआ भी मिलती है। अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि आपका जो कारोबार है और करीम का जो नाम है, जितना ये अनछुआ है बाकी विवादों से, ऐसे ही अनछुआ रहे। और कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें आपने कहा कि एक तरह से ये एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है कि इतना कुछ हमारे आसपास बदल रहा है, लेकिन करीम अपनी जगह टिका हुआ है। क्या कहती हैं दामिनी आप? बिल्कुल, और ये बहुत खुशी की बात है। करीम के सामने आरफा और दामिनी एक साथ मौजूद हैं। करीम की टेबल पर गोश्त और दाल एक साथ मौजूद होती है। यही हिंदुस्तानी तहजीब है, यही हिंदुस्तानी सभ्यता है। और जो लोग करीम के फ़ैन हैं, जो मुझ जैसे नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि करीम वेजिटेरियन है। हाँ, जो वेजिटेरियन हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि करीम का वेजिटेरियन खाना भी पूरे विश्वास के साथ खाया जा सकता है, जायके के साथ खाया जा सकता है। कुछ ही साल पहले की बात है, जब मैंने जॉब करना शुरू करा था 2005 से, तब तक कहीं पर भी वो नज़र नहीं आता था। हमने जॉब करी, कलीग्स बने, और मतलब ऐसा होता था, हिंदू मुस्लिम तो आता ही नहीं था जहन में। कई बार ऐसा होता था बेस्ट फ्रेंड हिंदू है और किसी मुसलमान से चिढ़ है ऑफिस में कि वो बुरा लगता है, तो एक टीम बनी हुई है हमारी उसके साथ, और कहीं ये एहसास ही नहीं होता था कि नहीं, मुसलमान को एक साथ रहना है, हिंदू को एक साथ रहना है। लेकिन अचानक से धीरे धीरे साल दर साल मुझे ऐसा लगता गया कि सारे मेरे कलीग्स या मेरे पुराने क्लासमेट्स अचानक मुझसे नफ़रत करनी शुरू कर दी उन्होंने। और जब हमने पता लगाना चाहा कि क्यों नफ़रत कर रहे हैं, तो पता चला कि 500 साल पहले किसी ने कुछ कर दिया था, किसी मुग़ल ने, इसलिए वो मुझसे नफ़रत करने लगे। ठीक है, और वो 500 साल पहले की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन सोर्सेज से आ रही है जिन सोर्सेज से हमें ये पता चला था कि 2000 के नोट में चिप है जो सैटेलाइट से पता लगाया जा सकता है। तो इतनी फेक न्यूज़ पे इतनी पुरानी दोस्तियाँ ऐसे टूटी हैं कि हर कुछ महीने बाद मुझे पता चलता है कि नफ़रत और बढ़ गई। क्यों यहाँ से 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर कुछ कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं इर्तिज़ा से और नफ़रत करूँगा और बदला भी आपसे लिया जाएगा। बदला भी मुझसे लिया जाएगा। तो हर कुछ महीनों में कभी औरंगज़ेब, कभी ये मुग़ल, कभी वो मुग़ल, कभी कश्मीरी पंडित। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हूँ, अपनी स्ट्रगल्स में लगा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ मुझसे नफ़रत बढ़ती जा रही है और किसी ऐसी चीज़ से जिससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं कभी कश्मीर नहीं गया, मैं कभी मुग़ल एरा में, मेरे तो हिस्ट्री में भी बहुत कम नंबर आते थे, मैंने तो औरंगज़ेब का चैप्टर भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझसे नफ़रत बढ़ती जा रही है। तो ज़िंदगी का समझ लिए मकसद ही बदल गया। अब तक ये था कि अच्छा सा करियर बनाएं, शादी करें, बच्चे हों, उनको फिर आगे बढ़ाएं, प्रमोशन मिले, कुछ अच्छी सी लाइफ बने। अब ये बन गया है कि कैसे सरवाइव करें। अब तो वाकई जो पिछले कुछ दिनों में हादसे हुए, तो हर घर में, ठीक है, मैं मतलब पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हर घर में हर कोई ये डिस्कशन करता है कि कल को हमारे दहलीज़ पे अगर ये घुस गए तो मैं कैसे तुम्हें बचाऊंगा, कैसे अपने बच्चों को बचाऊंगा। तुम उस जीने से भाग जाना ऊपर छत पे, तुम अम्मी का हाथ पकड़ के वहाँ से खींच के ले जाना, ये सब बाकायदा हर घर में डिस्कशन होता है। हम बाकायदा मौत को डिस्कस करने लग गए हैं, जहाँ हम अपनी आगे का फ्यूचर डिस्कस करते थे।
वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।